कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब भगवान दुनिया पर राज करते हुए थक गए थे और इसलिए उन्होंने धरती पर एक इमोर्टल ऑब को भेजा ताकि वो उनकी जगह ले सके। और वो ऑब सीधा जाकर एक पत्थर पर गिरा और उसने खुद को उसी पत्थर की शेप में बदल लिया। कुछ समय बाद वो पूरा एरिया भारी बर्फ से ढक गया और इसी बीच एक जख्मी भेड़िया उसी पत्थर के ऊपर आकर गिरा और अपने जख्म की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। भेड़िए के संपर्क में आते ही ऑब ने खुद को उस भेड़िए के रूप में ढाल लिया और उसकी सारी भारी खूबियों को अपना लिया। उसके जख्म से ऑब को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि ऑब के पास खुद को ठीक करने की शक्तियां थी। इसके बाद ऑब उसी भेड़िए के रूप में एक खाली पड़ी बस्ती में पहुंचा जहां एक लड़का उस भेड़िए को जोहन नाम से बुलाते हुए उसके गले लग गया। उसके हाव भाव से ये समझ आ गया था कि ये लड़का उस भेड़िए का मालिक था, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका भेड़िया तो पहले ही मर चुका था और जो उसके सामने खड़ा था वो तो एक बिल्कुल ही अलग शक्ति थी। लड़के ने बताया कि वो इस बस्ती में अकेला ही रहता था और उसका पूरा परिवार दक्षिणी क्षेत्र में रहने की नई जगह ढूंढने गया था क्योंकि ये माना जाता था कि दक्षिणी क्षेत्र में एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ साथ बहुत सारे फल फ्रूट भी थे, पर उसको वहीं रुककर अपनी दादी और बाकी बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखने को बोला गया था। पर धीरे धीरे करके उसके सभी साथी मरते गए और अब वो अकेला ही बचा था और अपने परिवार के वापस आने का इंतजार कर रहा था। उसी दिन उसने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी जिसे घर जाकर उसने कुछ टुकड़ों में काटकर आधी से ऑब और अपने लिए खाना तैयार किया और बाकी बची हुई मछली को दीवार पर लटका दिया जहां पहले से ही कुछ और मछलियां सूख रही थी। अगले दिन उस लड़के ने अपने परिवार को ढूंढने के लिए दक्षिणी क्षेत्र में जाने का फैसला किया, जिसके बाद वो अपना सारा सामान बांधकर ऑब के साथ निकल गया। रास्ते में उन्हें पत्थर पर एक निशान दिखा जिसे देखते ही वो लड़का समझ गया था कि वो निशान उसके घर वालों ने बनाया था ताकि अगर कोई उन्हें ढूंढने के लिए आए तो उसे मदद मिल सके। अगले कुछ दिनों तक वो लड़का ऑब के साथ एक्साइटमेंट में आगे बढ़ता गया। उसे जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलना था, पर तभी एक दिन उसके पैर के नीचे की बर्फ टूटने की वजह से उसका पैर पानी में चला गया। पहले तो उसे लगा कि वो पूरी तरह से ठीक है, पर तभी उसकी नजर अपने थाई पर लगी चोट पर पड़ी जो काफी गहरी थी। ज्यादा ना सोचते हुए उसने उस चोट को ढक लिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। पर अगले कुछ ही दिनों में उस चोट ने उसके शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती गई। फिर एक दिन रास्ते में उसने देखा कि एक पत्थर पर मार्क के ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ था, जिसका मतलब था कि उसके परिवार में से कोई भी इसके आगे जिंदा नहीं बचा था। ये देखते ही उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। चोट की वजह से वो पहले ही बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए उसने वापस अपने घर जाने का फैसला किया। उसने पूरे रास्ते भेड़िए को अपने साथ रखा। घर पहुंचने तक वो बहुत कमजोर हो गया था और वो शायद बच नहीं पाएगा, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो लड़का समझ गया था कि वो अब नहीं बचने वाला, इसलिए वो खुद को घसीटकर अपनी मनपसंद कुर्सी पर बैठ गया और अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीरों को देखने लग गया जो उसने ही बनाई थी। और कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। लड़के के मरने के बाद ऑब ने खुद को उसके रूप में बदल लिया, जिसके बाद वो दुनिया घूमने और दुनिया को अच्छे से जानने के लिए निकल गया। अपने पूरे रास्ते में खाना नाम की भी कोई चीज होती है, उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो बार बार भूख की वजह से मर जाता था। पर उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो अपनी शक्तियों से फिर से जिंदा हो सकता था, जिसके लिए उसे शुरुआत में 12 दिन लगते थे। पर धीरे धीरे वो यही चीज कुछ घंटों में करने लग गया था। कई दिनों तक ऐसे ही चलते चलते वो अब बर्फीली जगहों को छोड़कर घने जंगलों में पहुंच गया था। पर तभी एक बहुत बड़े भालू ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। उधर नीना गांव में मार्च नाम की एक छोटी सी बच्ची अपनी डॉल के साथ खेल रही थी जिसे वो अपने बच्चे की तरह रखती थी। और उसी गांव में पेरोना नाम की एक लड़की रहती थी जो मार्च के लिए एक बड़ी बहन जैसी थी। मार्च को हमेशा से ही बड़े होने का शौक था और इसी के लिए वो हमेशा अपने माता पिता को बहुत परेशान किया करती थी। कुछ ही देर बाद योनावा नेशन के कुछ सिपाही उस गांव में पहुंचे क्योंकि इस बार नीना गांव से एक ही बच्चे की बलि चढ़ने वाली थी। ये बलि उस पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए दी जाती थी और इसका चुनाव पायरोन नाम की एक बूढ़ी औरत करने वाली थी, जिसने थोड़ी देर जांच करने के बाद इस बलि के लिए मार्च को चुना और जिसके तुरंत बाद ही गांव के सभी लोग मार्च के माता पिता को बधाइयां देने लग गए। पर मार्च को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने वापस घर पहुंचकर अपने माता पिता से उन बधाइयों के पीछे का कारण पूछा और जिस पर रोते हुए उन्होंने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनते ही मार्च गुस्से से पागल हो गई क्योंकि वो ऐसे नहीं मरना चाहती थी और अभी तो वो बड़े होकर अपनी जवानी को जीना चाहती थी, जिसके लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी योनामा नेशन के कुछ सिपाही उनके कमरे में आ गए और उनकी लीडर हेज ने मार्च के माता पिता को उससे दूर रहने को कहा और अब बलि चढ़ने तक हेज ही मार्च की देखभाल करने वाली थी। कुछ देर बाद गांव के सभी लोग मार्च को तोहफे देने के लिए आए और अंदर ही अंदर वो सभी लोग खुश थे क्योंकि उनमें से किसी के बच्चे की बलि नहीं चढ़ने वाली थी। मार्च के एक दोस्त लाला भी उसके लिए तोहफे में एक फूल लेकर आई और अगले कुछ दिनों तक हेज हर वक्त मार्च के साथ ही रहती थी और उसकी विदाई के दिन मार्च के माता पिता ने रोते हुए उसे विदा तो किया, पर कुछ देर बाद ही उनके काफिले के ऊपर किसी ने हमला कर दिया और ये और कोई नहीं बल्कि पेरोना ही थी। और इसी बीच मौका मिलते ही मार्च ने वहां से भागने की कोशिश करी, पर पैर फिसलने की वजह से वो एक तालाब में जाकर गिर गई जहां उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो फिर से जिंदा हो रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि ऑब ही था। उधर योनामा नेशन के 2 सिपाही भी मार्च का पीछा करते हुए तालाब तक पहुंचे, पर ऑब को देखकर वो उल्टा भाग गए। सिपाहियों के वहां से जाने के बाद मार्च ने ऑब का पीछा करना शुरू कर दिया और उससे बात करने की कोशिश करने लगी, पर वो ये नहीं जानती थी कि ऑब को बात करना आता ही नहीं था। थोड़ी दूर पहुंचकर ऑब अचानक से कुत्तों की तरह एक फल को खाने लग गया, जिसे देखते ही मार्च तुरंत समझ गई थी कि असल में ऑब बहुत ही ज्यादा मासूम था। जिसके बाद वो एक पेड़ के पास पहुंचे जहां काफी सारे पके हुए फल लगे हुए थे और उन्हें देखते ही मार्च तुरंत एक पेड़ पर चढ़कर एक पका हुआ फल ऑब के लिए लेकर आई, पर ऑब ने उसे हाथ मारकर नीचे गिरा दिया।
दिया और फिर से उसे कुत्तों की तरह खाने लग गया। ये देखकर मार्च को बहुत गुस्सा आया, पर उसके खाने के तरीके से वो समझ गई थी कि असल में ऑब ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसने पेड़ पर चढ़कर ऑब की तरफ फल फेंकना शुरू कर दिया। और उसकी भूख को अच्छे से मिटाने के बाद मार्च ने उसे थैंक यू बोलना सिखाया और इसके लिए उसने उसका मुंह पकड़कर उसे बोलना सिखाया। मार्च ऑब को ठीक उसी तरह सिखा रही थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सिखाती है। इसके बाद उन दोनों ने एक सुरक्षित जगह ढूंढकर अपनी पूरी रात वहीं पर बिताई। पर रात को सोते हुए मार्च को एक डरावना सपना आया, जहां उसने देखा कि उसके भाग जाने के बाद लाला को उसकी जगह बलि पर चढ़ाया जा रहा था, जिसे देखकर डर के मारे वो जाग गई। अगली सुबह मार्च ने वहां से निकलने का फैसला किया और ऑब लगातार उसका पीछा कर रहा था। मार्च ने कई बार उसे अलग अलग फल देकर रोकने की कोशिश करी, पर ऑब हर बार उन फलों को खत्म करके फिर से उसके पीछे आ जाता। इधर हार मारने के बाद मार्च ने ऑब के बारे में जानने का फैसला किया, पर ऑब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद मार्च ने उसे एक नाम दिया जो था एमो। उधर हेज ने 2 सिपाहियों को पेरोना पर नजर रखने के लिए छोड़ा हुआ था, लेकिन वो दोनों बातचीत में लगे हुए थे। उधर पेरोना ने बड़ी ही चालाकी से एक चाकू को निकालकर अपने हाथ पैर खोलना शुरू कर दिया कि तभी एक बहुत बड़े भालू ने उन सिपाहियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही तो मारा गया और दूसरा सिपाही पेरोना को वहीं छोड़कर भाग गया। जैसे ही भालू पेरोना की तरफ बढ़ा तो ऐन वक्त पर उसने अपने हाथ खोल लिए और वहां से भागने लगी। भालू ने उसका काफी पीछा किया, पर एक खाई से कूदने के बाद पेरोना ने अपनी जान बचा ली। उस खाई से कूदने के बाद वो सीधा उसी तालाब में गिरी जहां मार्च ऑब से मिली थी। खुद को संभालने के बाद पेरोना मार्च को ढूंढने के लिए निकल गई। उधर हेज ने भी मार्च को ढूंढ लिया था और मार्च ने भी बिना कोई बहस करे उसके साथ चलना शुरू कर दिया। इधर पेरोना मार्च को ढूंढ ही रही थी कि उसकी नजर एमो पर पड़ी और उसने तुरंत ही एमो के पास जाकर मार्च के बारे में पूछा, पर एमो बिना कुछ बोले चुपचाप चलने लग गया। उधर हेज ने मार्च को एक ब्लैक जेली दी और उसके मुताबिक ये स्पेशल जेली सिर्फ चूजन वंस को ही दी जाती थी। उस जेली के बेकार टेस्ट के बावजूद भी मार्च चुपचाप उसे खाती रही और इसी बीच हेज ने मार्च से एमो के बारे में पूछा, पर वो खुद भी एमो को इतने अच्छे से नहीं जानती थी, इसलिए उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी उस बचे हुए सिपाही ने आकर हेज को उन पर हुए हमले के बारे में बताया और जैसे ही उसने उस भालू का नाम ओनिगुमा बताया तो वो सभी हैरान हो गए, क्योंकि वो ओनिगुमा को ही अक्सर बलि चढ़ाया करते थे। इधर जेली खत्म करने के बाद मार्च के बेहोश होते ही हेज और उसके साथी मार्च को उठाकर उसकी बलि चढ़ाने के लिए पहुंचे और जहां पर पहुंचकर उन्होंने उसे बांध दिया। कुछ ही मिनटों के बाद वो भालू भी वहां पहुंच गया, पर साथ ही पेरोना भी वहां पहुंच गई और भालू को मार्च के इतने पास देखकर वो तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। सिपाही उसे रोकना चाहते थे, पर हेज ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि ओनिगुमा एक बार में 2 लोगों को आराम से खा सकता है। तभी एमो भी वहां पर पहुंच गया और इधर हेज और उसके साथी उन्हें वहीं पर बांधकर बाहर चले गए। एमो सीधा जाकर ओनिगुमा के सामने खड़ा हो गया, जिसने एक ही बार में उसका सर पकड़ लिया, पर इस बार एमो ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करी और कुछ ही मिनटों के बाद उसने अपने आप को भेड़िए में बदलकर ओनिगुमा पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई। पर एमो अपने हर हमले के साथ कुछ न कुछ सीख रहा था और उधर हेज और उसके साथी ऊपर से ये सब कुछ देख रहे थे। काफी देर तक चली इस लड़ाई के अंत में एमो ने ओनिगुमा को हरा दिया, जिसे देखकर हेज बहुत शॉक हुई और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ओनिगुमा को भी हरा सकता है। ओनिगुमा की हार के बाद जब मार्च की आंख खुली तो पेरोना उसके हाथ खोलने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी हेज ने उसे रोककर बताया कि वो उन्हें वापस नहीं जाने दे सकती थी, पर वो सभी उसके साथ योनामा चल सकते थे। तभी मार्च ने एमो को एक फल दिया, जिसके बाद उसने मार्च के पास आकर उसे थैंक यू भी बोला। हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया गया कि ठीक मार्च की ही तरह पेरोना की बहन को भी ओनिगुमा की बलि बनाया गया था, जिसका पेरोना पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा था और तब से ही उसने कसम खा ली थी कि वो किसी और को ऐसे बर्बाद नहीं होने देगी। योनामा के रास्ते में शमन भी मार्च और पेरोना के साथ बैठी हुई थी, जहां उसने बताया कि असल में वो कोई पढ़ी लिखी शमन नहीं थी, बल्कि एक क्रिमिनल थी जिसे योनामा के लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। असल में योनामा को नीना गांव के पैसों में दिलचस्पी थी और इसीलिए वो लोग सभी पूजाओं का हिस्सा बनते थे, जिसके बदले में नीना गांव उन्हें सभी सप्लाईज भेजते थे और इसीलिए वो लोग इस प्रथा को रोकना नहीं चाहते थे। कुछ ही देर बाद वो लोग योनामा पहुंच गए, जहां हेज ने उन्हें बताया कि वो लोग अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकते थे और इसका सारा खर्चा योनामा की सरकार उठाने वाली थी। तभी मार्च की नजर मार्केट में एक लेटर वाले पर पड़ी और वो तुरंत उसके पास पहुंच गई, क्योंकि वो अपने माता पिता को एक लेटर भेजना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे अपने माता पिता का एड्रेस ठीक से पता ही नहीं था। जिस पर पेरोना ने उससे वादा किया कि वो जल्द ही इसका पता लगाकर वापस आएगी। पर तभी मार्च ने एक कागज के ऊपर अपने हाथ का निशान छाप दिया और उसके मुताबिक ये हाथ उसके ठीक होने का निशान था, जिसे वो जल्द ही अपने माता पिता को भेजने वाली थी। इसके बाद उन सभी को एक ढाबे में खाना खिलाने के लिए ले जाया गया, जहां सभी ने पेट भरकर खाना खाया और साथ ही एमो ने चॉपस्टिक से खाना भी सीख लिया, लेकिन अपना खाना खत्म करने से पहले ही वो सभी बेहोश हो गए और ये सब हेज के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, जिसने उनके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। आंखें खुलने पर एमो एक जेल में बंद था, जिसके बाहर हेज अपने सीनियर्स को उसकी अनोखी शक्तियों के बारे में बता रही थी और उसके मुताबिक एमो उनके देश की फौज में एक अहम किरदार निभा सकता था। और इसी को दिखाने के लिए हेज ने एमो के कमरे में एक खूंखार क्रिमिनल को भेजा, जिसका काम था एमो पर हमला करना, ताकि वो अपने बचाव में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे। और उस क्रिमिनल को यह वादा किया गया था कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा
तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। क्रिमिनल के हमला करने पर एमो ने तुरंत ही अपने घाव को ठीक करके उस पर हमला कर दिया। एमो की ये शानदार शक्तियों को देखकर हेज के सीनियर्स बहुत खुश थे और वो एमो का सही इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके बाद एमो को भी मार्च के साथ एक ही सेल में बंद कर दिया गया और ठीक उसके ऊपर बंद थी पेरोना, जिसने मार्च को अपने सेल में अलग अलग चीजें ढूंढकर उन्हें रस्सी की मदद से उसके सेल में भेजने को कहा ताकि वो इन चीजों को भागने में इस्तेमाल कर सके। पेरोना की बात मानते हुए मार्च ने एक तीर और कुछ और चीजों को रस्सी की मदद से पेरोना तक पहुंचा दिया और इसके बाद एमो ने भेड़िया का रूप लेकर खुदाई करना शुरू कर दिया जो सीधा ओनिगुमा के सेल में जाकर खुली। हेज ने ओनिगुमा के सेल में एमो और मार्च को पकड़ लिया और जिसके बाद उसने ओनिगुमा की देखरेख की जिम्मेदारी मार्च के ऊपर डाल दी। उधर पेरोना ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया था जिसमें वहां से भागने के बाद वो भालू को मारकर उसकी निशानी अपने साथ ले जाने वाली थी जिसे वो नीना गांव के लोगों के सामने रखना चाहती थी ताकि वो इस बलि की प्रथा को खत्म कर सके। उधर उस भालू को साफ करते हुए मार्च को उस पर तरस आ रहा था और उसके मुताबिक ओनिगुमा असल में खतरनाक नहीं था बल्कि लोग उसके बड़े शरीर की वजह से उससे डरते थे। पर थोड़ी ही देर बाद अपनी चोटों की वजह से ओनिगुमा की मौत हो गई और एमो ने तुरंत ही उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर स्टोर कर लिए। उधर पेरोना अपने सेल से निकलकर स्टोर रूम में पहुंच गई थी जहां एक सैनिक ने उसे देख लिया, पर पेरोना ने तुरंत ही उस पर हमला करके बड़ी आसानी से उसे हरा दिया और इसके बाद वो मार्च को निकालने के लिए उसके सेल में पहुंची। उसने मार्च और एमो के साथ पेरोन को भी सेल से बाहर निकाल लिया, पर वो वहां से जाने से पहले ओनिगुमा के शरीर का कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर मार्च ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि मार्च का मानना था कि वो लोग कोई और तरीके से भी लोगों को इस बारे में बता सकते थे और इसीलिए उन्हें ओनिगुमा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन चारों ने अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम की मदद से बाहर की तरफ चलना शुरू किया। बाहर निकलने के लिए उन्हें एक घोड़ा गाड़ी भी मिल गई जिसे लेकर वो चारों तेजी से आगे बढ़ने लगे, पर थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि हेज और उसके सिपाही उनका पीछा कर रहे थे जिन्हें रोकने के लिए पेरोना ने उन पर तीर चलाना शुरू कर दिया, पर फिर भी हेज काफी तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी और जल्द ही एक सिपाही उनकी घोड़ा गाड़ी पर भी चढ़ गया। पेरोना उस सिपाही से लड़ने में व्यस्त थी और उधर हेज ने उसके ऊपर अपना निशाना लगाया हुआ था, पर हेज के तीर छोड़ते ही मार्च बीच में कूद गई जिसकी वजह से वो तीर सीधा जाकर उसकी कमर में लग गया। ये देखते ही एमो गुस्से से पागल हो गया और उसने हेज पर हमला कर दिया। अपने बचाव में हेज ने उस पर तीर चलाया तो एमो ने इस बार खुद को ओनिगुमा में बदल लिया और उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया। उधर मार्च को इस हालत में देखकर पेरोना की आंखों के सामने उसके साथ बिताए सभी लम्हे आ रहे थे। वो मार्च को बचाना चाहती थी पर अब कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता था और मार्च ने थोड़ी ही देर में उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। उधर एमो गुस्से में तबाही मचा रहा था कि तभी पेरोना मार्च को अपने हाथों में लेकर घोड़ा गाड़ी से कूद गई और एमो के पास पहुंची और उससे शांत होने को कहा। एमो के शांत होते ही पेरोना ने एक टूटी हुई तलवार से अपनी जान लेने की कोशिश करी, पर एमो के अंदर पहले से ही मार्च के हाव भाव थे और उसने उनकी मदद से पेरोना को रोक लिया। उधर सिपाहियों को पता था कि वो अभी पेरोना पर हमला कर सकते थे, इसलिए मौका मिलते ही उन सब ने उस पर तीर छोड़ दिए और ऐन वक्त पर एमो ने फिर से रूप बदलकर उसे बचा लिया, जिसके बाद वो पेरोना को अपनी पीठ पर बिठाकर लगातार नीना गांव की तरफ बढ़ता गया। उधर हेज घायल रूप में जमीन पर पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद नीना गांव में यह खबर पहुंच गई कि एक बहुत बड़ा भालू तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही गांव के सभी लोग डर गए, पर जब उन्होंने उस भालू की पीठ पर पेरोना को देखा तो वो सभी शॉक हो गए। नीना गांव पहुंचकर पेरोना एमो की पीठ से उतरी और उसने मार्च के माता पिता के पास जाकर उन्हें मार्च का हैंड प्रिंट दिखा दिया जो उसने मरने से पहले बनाया था और उन्हें बताया कि मार्च ने इसका मतलब रखा था कि वो बिल्कुल ठीक है। ये देखते ही मार्च के माता पिता जोर जोर से रोने लग गए। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने मार्च को बचाने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी और साथ ही उन्होंने पेरोना को धन्यवाद भी किया। तभी एक आदमी भागकर उनके पास आया और उन्हें बताया कि हेज और उसके सिपाही बहुत तेज रफ्तार से नीना गांव की तरफ बढ़ रहे थे। ये सुनते ही पेरोना समझ गई थी कि इस बार वो लोग एमो को पकड़ने के लिए आ रहे थे, इसलिए उसने एमो को तुरंत ही वहां से भागने को कहा और पेरोना की बात सुनते हुए एमो चुपचाप अपने आप को भेड़िया बनाकर घने जंगलों में चला गया। उधर पेरोना और कुछ सैनिक एक बड़े से टावर पर चढ़ गए ताकि वो हेज को एमो तक पहुंचने से रोक सके और इसलिए पेरोना ने एक तीर हेज की तरफ चलाया जो सीधा उसके हाथ पर जाकर लगा। उधर एमो जंगल में अकेला ही भटकता रहा और उसे जब भी भूख लगती तो वो मार्च का रूप लेकर पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लेता। इसी बीच उसे एक ऐसी खुशबू आई जो उसने पहले भी स्मेल की थी। पास जाकर उसे पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि पेरोन ही थी जो मार्च को अपने सामने देखकर शौक रह गई। थोड़ी ही देर बाद वो समझ गई थी कि उसके सामने मार्च नहीं बल्कि एमो खड़ा था। उसने वापस से अपना रूप बदला और घोड़ा गाड़ी के अंदर गया जहां उसने मार्च के खून का निशान देखा, जिसे देखकर वो बहुत उदास हुआ और चुपचाप खड़ा होकर वापस जंगल में आगे बढ़ गया। उसे जाते देख पेरोना भी उसका पीछा करने लग गई क्योंकि अब वो फिर से अकेले नहीं रहना चाहती थी। 2 दिन तक लगातार भूखे पेट चलने के बाद अब पेरोना बहुत ज्यादा थक चुकी थी और साथ ही वो बहुत भूखी भी थी, इसलिए उसने एमो के पैर पर लगी चोट को काट लिया। जिसके बाद एमो ने उसकी भूख शांत करने के लिए मार्च का रूप लिया और पेड़ पर चढ़कर उसका पेट भरने के लिए उसके लिए फल तोड़े। इसके बाद पेरोना ने एमो को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। वो एमो को अलग अलग वर्ड जमीन पर लिख कर दिखाती और उसे कॉपी करने को बोलती। उसने ऐसे ही एमो को अपना नाम तक लिखना सिखा दिया। उसकी बस एक शर्त थी कि एमो उसकी अच्छे से देखभाल किया करेगा। पेरोना ने एमो को सभी फंडामेंटल्स के बारे में भी सिखा दिया था, जैसे कि फायर, वाटर और नॉन वेज फूड। इसके बाद वो एक शहर में पहुंचे जहां एक पोर्ट था
अब एमो बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर सकता था और अब वो गुड नाइट भी बोल लेता था। और ऐसे ही उसने पेरोना को पहली बार उस लड़के से मिलने की कहानी भी सुनाई कि कैसे उसने उसकी जिंदगी बदल दी। कुछ देर बाद वो अपनी जगह पर पहुंच गए और बोट से उतरकर पेरोना ने एमो को बताया कि अगले दिन वो अपने लवर से मिलने जाने वाली थी, पर उन्हें उस रात जंगल में ही रुकना था। रात को सोते वक्त अचानक से एक अजीब से जीव ने एमो पर हमला कर दिया और उसी का रूप ले लिया, जिसके बाद एमो के पास उससे लड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं था, जिसके लिए उसने भेड़िए का रूप लिया। पर तभी धरती के नीचे से एक आदमी निकला जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसने एमो को बताया कि उसी ने ऑब को बनाया था और अब एमो को अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए उस जीव की छाती में लगे कोर को तबाह करना होगा। जिसके बाद एमो ने अपने भेड़िए रूप में ही उस जीव पर हमला किया, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए अगली बार एमो ने भालू का रूप लेकर उसे बीच में से फाड़ दिया, पर ऐन वक्त पर वो फिर से हार गया। इसके बाद एमो ने मार्च का रूप लेकर उस पर फिर से हमला किया और इस बार वो कोर को निकालने में कामयाब हो गया और उसने उस जीव को हरा दिया। एमो अभी उस कोर को पकड़कर जमीन पर बैठा ही हुआ था कि उस काले कपड़े वाले आदमी ने उसके पास आकर उसे बताया कि उसने ही ओब को बनाया था ताकि वो इस दुनिया की रक्षा कर सके। पर अब ओब को रोकने के लिए कुछ लोग एमो का पीछा कर रहे थे और अब वो बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। वो आदमी इतना बोलकर वहां से चला गया और अगले दिन पेरोना और एमो एक घर में पहुंचे और पेरोना बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उन्होंने सभी मुश्किलों को अच्छे से पार कर लिया था। इसके बाद हमें दो भाइयों को दिखाया गया जिनका नाम था गुगू और शिन। वो दोनों एक साथ जंगल में एक टेंट में रहते थे और दोनों का ही एक सपना था एक साथ बड़े से महल में रहने का, और वो दोनों जानते थे कि इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए वो दोनों एक किसान के लिए काम करते थे और सामान को मार्केट में ले जाकर बेचते थे। मार्केट में गुगू हमेशा एक लड़की को देखता रहता था जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी, पर वो जानता था कि वो लड़की बहुत अमीर परिवार से थी, इसलिए उसने कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। एक दिन गुगू की दुकान पर एक आदमी आया जिसे सब शराब के व्यापारी के तौर पर जानते थे, पर उसके जाने के बाद गुगू को पता चला कि वो आदमी पहाड़ पर रहता था और साथ ही उसके बारे में काफी सारी अफवाहें भी थी कि वो अलग अलग नशे बेचता था। उसी शाम घर पहुंचने पर गुगू ने देखा कि कुछ लड़के उसके भाई से बात कर रहे थे, पर उसके वहां आते ही वो सभी वहां से चले गए। इसलिए उसने अपने भाई से उन लड़कों के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात को टाल दिया। इसके बाद गुगू की नजर उनके सेविंग बॉक्स पर पड़ी जिसमें से कुछ पैसे गायब थे। जब उसने इस बारे में अपने भाई से पूछा तो उसने फिर से उसकी बात को टाल दिया। गुगू ने इसको चोरी की तरह ही लिया और जाकर उस डब्बे को एक नई जगह पर छुपा दिया। अगले दिन गुगू की नजर एक कुत्ते पर पड़ी जिसके गले में उसका नाम मेयर लिखा हुआ था। उसने तुरंत ही उसका ध्यान रखने का फैसला किया। कुछ देर बाद गुगू ने उस कुत्ते की मालिक की आवाज सुनी जो जोर जोर से उसको बुला रही थी। पास जाकर उसने देखा कि उसकी मालिक कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही थी। गुगू ने तुरंत ही मेयर उस लड़की को वापस कर दिया और इससे खुश होकर उसने गुगू को एक बहुत महंगी अंगूठी दी और उसे बताया कि अगर उसने ये अंगूठी बेच दी तो उसे जिंदगी में कभी भी सब्जियां नहीं बेचनी पड़ेगी। यार ऐसी अंगूठियां हमें क्यों नहीं मिलती। गुगू इसके बाद बहुत खुश था, पर जल्द ही उसकी खुशियां खत्म होने वाली थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका भाई उसके सारे पैसे लेकर भाग गया था और बदले में उसने एक लेटर छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कहीं दूर जा रहा था। गुगू जानता था कि ये सब झूठ था, इसलिए गुगू अगले कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा उदास रहा। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। एक दिन ऐसे ही अकेले टहलते हुए गुगू की नजर एक लकड़ी के बहुत बड़े लट्ठे के ऊपर पड़ी जो उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ उसके पास गिरा। उस लकड़ी का मालिक उसे अकेले नहीं उठा सकता था, इसलिए वो मदद ढूंढने के लिए चला गया, पर उसके पीछे से वो लकड़ी का लट्ठा नीचे की तरफ जाने लग गया और गुगू की नजर नीचे पड़े अपने प्यार पर पड़ी, जिसे बचाने के लिए वो पूरी रफ्तार से भागा और सही समय रहते ही उसे धक्का देकर बचा लिया। पर इस बीच उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी, क्योंकि उस लड़की को बचाने के चक्कर में गुगू का चेहरा उस भारी लकड़ी के लट्ठे के नीचे आ गया। गुगू ने यह मान लिया था कि अब वो जिंदा नहीं बचने वाला और अब बस वो अपने मरने का इंतजार कर रहा था कि इसी बीच उसे पता चला कि उस लड़की का नाम रिन था। थोड़ी देर बाद वो शराब के व्यापारी की नजर गुगू पर पड़ी और वो उसे बचाने के लिए पहुंच गया, जिसने उसे अपने घर ले जाकर उसके चेहरे पर एक सर्जरी करी। होश आने पर गुगू ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था और ब्रीवर ने बताया कि उसकी किस्मत का ही कमाल था कि गुगू अभी भी जिंदा था और उसके चेहरे को ढकने के लिए ब्रीवर ने उसे एक मास्क भी दे दिया ताकि उसे अपने चेहरे की वजह से शर्म न आए। इसी के 3 महीने बाद पायरोन और एमो उनके घर पहुंच गए और पायरोन ने ब्रीवर और गुगू को एमो की शक्तियों के बारे में बताया, जिस पर ब्रीवर ने उन्हें बताया कि असल में एमो एक बहुत ही खतरनाक हथियार की तरह काम आ सकता है और इसीलिए अलग अलग देश उसे अपने कब्जे में जरूर लेना चाहेंगे। उधर गुगू और एमो बहुत ही जल्द अच्छे दोस्त बन गए थे और गुगू ने एमो को जिंदगी में पहली बार नहाना सिखाया, क्योंकि अब एमो उनके साथ रहने वाला था, इसलिए उसे कुछ चीजें सीखना जरूरी था। एक दिन ब्रीवर और पायरोन मजाक में एमो को बचाने की बात कर रहे थे, पर ये सुनते ही गुगू गुस्से से भर गया, क्योंकि वो एमो को अपने भाई की तरह देखता था और वो उसके लिए लड़ने को हमेशा तैयार रहता था। एक दिन जब गुगू और एमो आपस में बात कर रहे थे तभी उनके घर रिन पहुंची, जिसे देखकर गुगू हक्का बक्का रह गया था। असल में रिन वहां एक घाव को मिटाने के लिए दवाई लेने आई थी जो उसे 3 महीने पहले लगा था और ये घाव उसे तभी लगा था जब गुगू ने उसे बचाया था। पर रिन को अभी तक ये नहीं पता था कि गुगू ने ही उसकी जान बचाई थी। पर थोड़ी ही देर बाद रिन का ध्यान गुगू से हटकर एमो पर चला गया, जिससे गुगू को देखकर बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि रिन अब कभी भी उसे एक आम लड़के की तरह नहीं देखने वाली थी। थोड़ी देर बाद रिन ने ब्रीवर से उन्हीं के घर में रहने की इजाजत मांगी और जिस पर ब्रीवर ने अपनी हामी भी भर दी। रिन अगले दिन अपने सामान के साथ वापस आने का वादा करके वहां से चली गई। उसी शाम एमो ने गुगू को अपनी शक्तियां दिखाते हुए बताया कि वो सभी फल फ्रूट्स को बना सकता था जो उसने पहले खाए हुए थे और साथ ही वो उन सभी हथियार को भी ला सकता था जिनसे उस पर हमला हुआ था। इसी बातचीत के बीच गुगू
ने कुछ ऐसा कह दिया जो एमो को बहुत बुरा लगा और देर रात एमो अपने आप को भेड़िया रूप में बदलकर कहीं बाहर सोने के लिए चला गया। अगले दिन जब रिन ने गुगू से एमो के बारे में पूछा तो गुगू के पास इसका कोई जवाब नहीं था, पर गुगू जानता था कि एमो जल्द ही वापस आ जाएगा क्योंकि आज वो लोग उसका मनपसंद खाना बना रहे थे। इसके बाद वो ब्रीवर के पास गया जो रिन के घाव को सही करने के लिए दवाई तैयार कर रहा था कि तभी उसने गुगू के मास्क के अंदर पाइप डालकर एक दवाई निकाली। गुगू को कुछ समझ नहीं आया और इसलिए उसने ब्रीवर से इसका जवाब मांगा, जिस पर उसने बताया कि उसने गुगू के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन लगा दिया था जो स्पेशल अल्कोहल तैयार करने के काम आता था और जो दवाई की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती थी। गुगू ये बात सुनकर एकदम हैरान हो गया और उसे इतना बुरा लगा कि वो पूरी रफ्तार से घर से बाहर भाग गया। गुगू के जाते ही एमो घर में पहुंच गया और रिन ने उसे पूरी बात बताते हुए गुगू को ढूंढने को कहा, जिस पर एमो ने साफ इनकार कर दिया। एमो को समझाते हुए पैरोन ने बताया कि गुगू ही उनके घर के सारे काम करता है और उसके जाने के बाद उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है, जिस पर एमो ने जवाब दिया कि अब से गुगू की जगह वो सारा काम खुद किया करेगा। इसके बाद उसने रसोई में जाकर कुछ खाना तैयार किया जिसे खाते ही सबने उसे बेकार बताकर रिजेक्ट कर दिया और अब सबको गुगू की याद आ रही थी। उधर गुगू ने वापस अपने पुराने टेंट में जाकर रहना शुरू कर दिया और अगले दिन जब गुगू मार्केट पहुंचा तो सभी लोग उसके मास्क को देखकर डर रहे थे और सब उसे राक्षस समझ रहे थे। इसके बाद गुगू ने अपने पुराने मालिक का पता लगाया और एक बार फिर से उससे काम मांगने के लिए पहुंच गया। वो मालिक बहुत ही अच्छा इंसान था, इसलिए उसने तुरंत ही गुगू को काम पर रख लिया। पर उस रात खाना खाते समय मालिक के बेटे चैन ने गुगू को उनके घर में रखने के लिए साफ मना कर दिया। मालिक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर उसने अपने पिता की एक ना सुनी, इसलिए गुगू ने उन्हें वादा किया कि वो अपने टेंट में ही सोया करेगा और सुबह होते ही काम करना शुरू कर देगा। घर वापस जाते वक्त कुछ बदमाशों ने उस पर हमला करके उसका मास्क जबरदस्ती उतार दिया और जिसके बाद उसने फैसला किया कि अब वो कभी भी मास्क नहीं पहनेगा और अब से लोगों को उसका असली चेहरा ही देखना पड़ेगा। उधर एमो दिन पर दिन अपना काम अच्छे से करने की कोशिश करता रहता था पर वो हर बार फेल हो जाता, इसीलिए उसने पैरोन के पास जाकर मदद मांगी जिसने उसे गुगू को फिर से घर ढूंढ कर लाने की सलाह दी। एक शाम चैन गुगू के टेंट में पहुंचा और उसने गुगू को बहुत बुरा भला सुनाया जिसकी वजह से गुगू ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया और अब वो नई नौकरी की तलाश में था, पर उसके चेहरे की वजह से कोई भी उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक बार रिन की दी हुई अंगूठी बेचने का भी फैसला किया पर ऐन वक्त पर उसका मन बदल गया। तभी सड़क पर चलते हुए उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक इंसान पर पड़ी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। पास जाकर देखने पर उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि गुगू का भाई ही था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर गुगू को बहुत बुरा लगा और उसने उसके हाथ में रिन की दी हुई अंगूठी दे दी और उसे बेचने को कहा ताकि वो अपनी हालत सुधार सके। इतना बोलकर गुगू वहां से निकल गया। उसी रात टेंट में सोते हुए दो लोगों ने गुगू को किडनैप कर लिया जिनका इरादा उसे बेचकर पैसा कमाने का था, पर तभी एमो ने उन पर हमला कर दिया और एक भेड़िए को अपने सामने देखकर वो दोनों वहां से भाग गए। पर गुगू ने एमो को देखते ही पहचान लिया और वो उसे देखकर बहुत खुश था। इसके बाद एमो ने गुगू को बताया कि पैरोन ने उसे समझाया है कि सिर्फ गुगू ही उसे नई चीजें सिखाने में मदद कर सकता है और इसीलिए एमो चाहता था कि गुगू उनके साथ वापस घर चले। पर गुगू अभी भी ब्रीवर की हरकत से गुस्सा था, इसलिए उसने एमो के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन तभी वो कई दिनों से भूखा होने की वजह से बेहोश हो गया। इसके बाद एमो गुगू को वापस से टेंट में लेकर गया जहां उसने गुगू के लिए अपनी शक्तियों से बहुत सारा खाना इकट्ठा किया और गुगू ने वो खाना तब तक खाया जब तक उसका पेट नहीं भर गया। इसके बाद उनके टेंट में मिरर घूमते घूमते पहुंच गया और थोड़ी देर गुगू के साथ खेलने के बाद वो वहां से चला गया। इसके बाद गुगू ने एमो की शक्तियों को समझते हुए उसे बताया कि एक समय पर गुगू और उसके भाई के पास बहुत ही अच्छे परिवार में रहने का एक मौका था, पर फिर उस परिवार ने शहर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और हो सकता है कि एमो किसी भी चीज की तरह बन सकता था या किसी भी चीज को ला सकता था क्योंकि उसके करीबी की मौत से उसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा हो और इसीलिए गुगू ने एमी से उसे दुख पहुंचाने के लिए मदद मांगी और अब गुगू चाहता था कि एमो उसको मारने के बाद उसका भी रूप ले ले ताकि वो हमेशा उसे याद रख सके। ये बातें दोनों के बीच बहुत ही इमोशनल थी। तभी टेंट में रिन भी पहुंच गई और उसने बताया कि मिरर ने ही उसे यहाँ का रास्ता दिखाया, पर रिन को देखते ही गुगू ने अपना चेहरा छिपा लिया ताकि रिन उसको ना देख सके। पर रिन ने उसे बताया कि कैसे गुगू के जाने के बाद सभी को घर में उसकी कितनी याद आती थी और यहाँ तक कि उसके बिना तो वो लोग ढंग से खाना भी नहीं खा सकते थे और साथ ही ब्रीवर ने भी ये वादा किया था कि वो गुगू के शरीर से वो ऑर्गन निकाल देगा ताकि उसके ऊपर कोई असर ना हो। पर गुगू का कहना था कि उसने गुस्से में मास्क कहीं फेंक दिया था और वो बिना मास्क के घर नहीं जा सकता था, जिस पर रिन का जवाब था कि उसे गुगू के चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर गुगू अभी तैयार नहीं थी, इसलिए एमो ने उसे वादा किया कि वो उसका मास्क ढूंढ कर ले आएगा। एमो के जाते ही रिन ने गुगू को अपने कपड़े उतारकर अपना घाव दिखाया, जिस पर उसका मानना था कि उसके पिता ने ही उसे धक्का दिया था, पर उसे ये नहीं पता था कि असल में ये धक्का उसे गुगू ने दिया था, वो भी उसकी जान बचाने के लिए, जिसकी वजह से आज उसके चेहरे का ये हाल था। गुगू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इधर रिन का कहना था कि वो किसी ऐसे परिवार में पैदा होना चाहती थी जो अमीर ना हो और उधर गुगू ने बचपन से ही ये सोचा था कि काश वो एक अमीर घर में पैदा हुआ होता। इसके बाद रिन ने गुगू से उसकी चोट के बारे में पूछा, जिस पर गुगू ने जवाब ना देना ही सही समझा क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसने रिन को सच बता दिया तो वो उससे नफरत करने लगेगी। रिन गुगू के लिए एक स्पेशल मास्क लाई थी क्योंकि वो गुगू को और अच्छे से जानना चाहती थी, चाहे वो उसका चेहरा ना देख पाए। उधर एमो जैसे ही गुगू का मास्क लेने के लिए पहुंचा तो एक बार फिर से काले कपड़े वाले आदमी ने आकर उसे सावधान रहने को कहा क्योंकि दुश्मन हर वक्त एमो पर अपनी नजर बनाए बैठे थे। उधर गुगू और रिन मार्केट में घूम रहे थे कि तभी रिन के पिता वहां उसे वापस घर ले जाने के लिए पहुंच गए, पर गुगू ने रिन को बचाने के लिए उन्हें धक्का मार दिया
दिया, जिसके बाद वो दोनों वहां से भाग गए। रात में एमो ने उन दोनों को ढूंढ लिया। जब वो दोनों नदी के किनारे बैठे हुए थे, उस वक्त एमो के हाथ में गुगू का मास्क था, जिसे वो ढूंढ कर लाया था। इसलिए रिन ने अपना लाया हुआ मास्क पहनने का फैसला किया। वापस घर जाते समय उन्हें रिन की काम वाली मिली, जिसने रिन को मास्क के बावजूद भी पहचान लिया। इसलिए उन तीनों ने भागना शुरू कर दिया, पर काम वाली भी उनका पीछा कर रही थी। वो लोग जानते थे कि अगर उसे उनके घर के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी। इसलिए उन्होंने एमो को पीछे रुककर उसका ध्यान भटकाने को कहा, और ठीक प्लान के मुताबिक एमो ने मार्च का रूप लेकर उस काम वाली का ध्यान भटका दिया। पर तभी फिर से एमो के दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी आवाज गुगू तक पहुंच गई, जिसे सुनते ही वो तुरंत एमो की तरफ भागा और उसने रिन को वापस घर पहुंचकर उसका इंतजार करने को कहा। जगह पर पहुंचते ही वो समझ गया था कि जिस जीव के बारे में पायरोन बात कर रहा था, उसी ने एमो पर हमला किया था, और इस बार उसने एक पेड़ का रूप लेकर एमो को बेहोश कर दिया था। इसके बाद उस जीव ने उन दोनों पर एक साथ हमला करना शुरू कर दिया कि तभी गुगू को एक आइडिया आया कि वो उसके शरीर में बन रही वाइन का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि गुगू के शरीर से बाहर आने पर उस वाइन में आग लग सकती थी, और वो जीव एक पेड़ के रूप में था, जिस वजह से वो लोग वाइन को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। पर बदकिस्मती से उसके शरीर में वाइन खत्म हो गई थी, इसलिए एमो ने उसे धक्का देते हुए वहां से भागने को कहा, जिसके बाद गुगू पूरी रफ्तार से घर की तरफ भागा ताकि वो ब्रूअर से अपने शरीर में वाइन डलवा सके। पर रास्ते में वाइन के रिएक्शन की वजह से वो नीचे गिर गया, लेकिन वो किसी तरह से घर पहुंच गया, जहां रिन के माता पिता को देखकर वो हैरान रह गया। पर उन पर ध्यान न देते हुए वो सीधा ब्रूअर के पास पहुंचा और उससे सबसे ताकतवर वाइन देने को कहा। ब्रूअर उसे मना करना चाहता था, पर पेयोरन के कहने पर उसने चुपचाप गुगू को वाइन दे दी। अब वाइन के नशे में गुगू रिन के माता पिता के सामने अपने प्यार का इजहार करके वहां से चला गया, जिसके बाद रिन के माता पिता भी वहां से जाना चाहते थे, पर पेयोरन ने उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहा। वो चाहती थी कि रिन के माता पिता भी ये सारा नजारा देखे। वापस जगह पर पहुंचकर गुगू ने देखा कि उस जीव ने पूरी तरह से इमो की शक्तियां ले ली थी, और गुगू को वहां देखते ही उसने गुगू पर भी हमला कर दिया। पर अपनी चालाकी से गुगू ने उस पर वाइन फेंक कर आग लगा दी और उसे हरा दिया। उसे हराने के बाद गुगू जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसे एमो का कोई अंश नहीं दिख रहा था। पर तभी उसकी नजर एक व्हाइट लाइट पर पड़ी, जो थोड़ी दूरी पर जा रही थी। पीछा करने पर उसने देखा कि उस लाइट ने एक पत्थर की शेप ले ली, जिसका मतलब था कि एमो मर चुका था। पर एमो को बनाने वाला वो काले कपड़ों वाला आदमी ये सब कुछ देख रहा था, और वो जानता था कि एमो में अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई थी, इसलिए उसने एमो को फिर से जिंदा कर दिया। जिसके बाद एमो अपने भेड़िए के रूप में गुगू के सामने आ गया, जिसके बाद गुगू ने बताया कि उसने उस जीव को हरा दिया, और वो दोनों आपस में खेलने लग गए। इसके बाद वो दोनों घर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि रिन और उसके माता पिता अभी भी वहीं थे। इसलिए गुगू ने फटाफट से सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। पर एमो बाहर अपने क्रिएटर से बात कर रहा था, जिसने उसे वो घर छोड़कर दुनिया घूमने को कहा, ताकि वो खुद को ज्यादा ताकतवर बना सके। असल में जिस जीव ने उस पर हमला किया था, उनका नाम था नोकर्स। और अगली बात, एमो के बचने के बहुत ही कम चांस थे, और अगर एमो को अपने लोगों को बचाना था तो उसे बाहर की दुनिया में जाकर खुद को ताकतवर बनाना ही पड़ेगा। पर जब गुगू वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एमो खुद से ही बात कर रहा था। उधर एमो ने अपने क्रिएटर को जवाब देते हुए बताया कि उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ ही रहेगा और वो कहीं भी नहीं जाएगा। रिन ने भी अपने माता पिता के साथ वापस घर जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो अपने दोस्तों को अलविदा कहकर वहां से चली गई। इसके बाद कहानी 4 साल आगे चली गई, जहां अब गुगू ने काफी तगड़ी बॉडी बना ली थी, और वहीं एमो भी अब सभी घर के काम काफी अच्छे से करने लग गया था। रिन भी अक्सर अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया करती थी। उधर इन 4 सालों में एमो वैसे का वैसा ही था, उसने कोई भी नई शक्ति नहीं इकट्ठी की थी, और साथ ही नोकर्स ने भी इन 4 सालों में उस पर कोई हमला नहीं किया था। एक दिन रिन ने एमो से सुझाव लेने के लिए उससे पूछा कि वो अपने आने वाले 16वें जन्मदिन पर गुगू को क्या तोहफा दे, जिस पर एमो ने जवाब देते हुए कहा कि वो जो भी अपनी खुशी से उसे देगी वो गुगू को पक्का पसंद आएगा। और साथ ही रिन ने एमो को यह भी बताया कि उसके माता पिता उसके 16वें जन्मदिन पर उसकी शादी करवाने वाले हैं, जिसे रोकने के लिए उसे अपने जन्मदिन से पहले उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताना पड़ेगा। जिस पर एमो ने उसे सुझाव दिया कि वो गुगू को अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर अपने माता पिता से मिलवाए। असल में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर दोनों ही खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते थे। कुछ देर बाद गुगू का भाई उससे मिलने के लिए आया, जिसने उसे बताया कि वो पिछले 4 सालों से गुगू को ढूंढ रहा था, और साथ ही उसने गुगू को वो अंगूठी दिखाते हुए धन्यवाद बोला जो गुगू ने उसे दी थी। पर शिन ने उस अंगूठी को बेचा नहीं था, बल्कि अब वो खेती करने के औजार बेचकर पैसे कमाता था, और वो चाहता था कि अब गुगू भी उसके साथ वापस आ जाए, ताकि वो दोनों अपने बचपन के सपने को पूरा कर सके। पर गुगू किसी भी तरह से अपने भाई के साथ वापस नहीं जुड़ना चाहता था, और साथ ही वो अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं था, जिन्हें वो अपना परिवार मानता था। इसलिए वो अपने भाई को भी छोड़कर आगे बढ़ गया। गुगू के ऐसे नाराज होने के बाद शिन सीधा ब्रूअर के घर पहुंच गया, और उसने ब्रूअर को वो अंगूठी गुगू को देने के लिए पकड़ाई। पर उस अंगूठी को देखते ही रिन ने उसे पहचान लिया, और वो तुरंत समझ गई कि गुगू ही वो लड़का था जो छोटे होते हुए सब्जियां बेचा करता था, और अब वो गुगू के चेहरे पर लगी चोट के बारे में भी जानना चाहती थी, और इसलिए उसने ब्रूअर से वो अंगूठी लेकर खुद गुगू को देने का फैसला किया। कुछ देर बाद रिन की नजर गुगू पर पड़ी, जो आराम से जमीन पर सो रहा था। इसलिए मौका देखकर रिन ने गुगू की उंगली में अंगूठी डालने की कोशिश करी, पर वो उसकी उंगली के लिए काफी छोटी थी। पर इसी बीच गुगू अपनी नींद से जग गया और रिन को अपने सामने देखकर डर गया। पर रिन ने फिर भी उसे अपने प्यार का इजहार करने का एक मौका दिया, जिसके लिए गुगू ने साफ इनकार कर दिया। जिस पर रिन ने उसे याद दिलाया कि एक बार उसने अपने प्यार का इजहार उसके माता पिता के सामने भी किया था। पर इस बार गुगू का कहना था कि वो उस वक्त बहुत ज्यादा नशे में था। ये सुनकर रिन गुस्सा होकर वहां से चली गई। रिन के वहां से जाने के बाद ब्रूअर ने गुगू को एक नया मास्क दिया, जो उसने खास गुगू के लिए बनाया था। इस मास्क की खास बात थी कि इसमें से
टरबाइन की मदद से आग निकल सकती थी और ये मास्क भविष्य में होने वाले हमलों में काम आ सकता था। इसके बाद एमो और गुगू दोनों तैयार होकर रिन के जन्मदिन के लिए निकल गए और रास्ते में उन्होंने मार्केट से रिन के लिए तोहफे भी खरीदे और गुगू ने खास कर वही फूल खरीदे जो रिन एक्सीडेंट वाले दिन तोड़ रही थी। थोड़ी देर बाद जब दोनों रिन के महल में पहुंचे जो बहुत ही बड़ा था और गुगू ने बिना कोई समय बर्बाद किए अपना मनपसंद खाना खाना शुरू कर दिया। अपने मास्क की वजह से सभी की नजर गुगू पर थी। थोड़ी देर बाद जब रिन वहां आई तो गुगू ने उसे फूल दिए जिससे रिन की वही यादें ताजा हो गई जिन्हें वो दबाना चाहती थी, इसलिए वो थोड़ा परेशान होकर वहां से चली गई। रिन के वहां से जाने के बाद कुछ लड़कों ने गुगू को उसके मास्क की वजह से परेशान करना शुरू कर दिया, जिस बीच वो गलती से वाटर फाउंटेन में गिर गया। पर रिन ने तुरंत ही आकर उसे एक तौलिए से साफ किया और उसका हाल पूछा, जिसके बाद गुगू थोड़ी देर के लिए अकेला बाहर चला गया। पर रिन ने एक बार फिर से उसे ढूंढ लिया और फिर से उसकी चोट के बारे में पूछा। पर इस बार गुगू ने रिन को सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया और पूरा सच जानने के बाद रिन को एहसास हुआ कि गुगू ने ही उसकी जान बचाई थी और वो कभी भी इस चीज को समझ ही नहीं पाई। पर इतने सालों बाद आखिरकार उन दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया था। वो दोनों पहली बार खुलकर प्यार भरे पलों को एहसास कर ही रहे थे कि उनके बीच की जमीन के दो हिस्से हो गए, जिसकी वजह से गुगू दूसरे हिस्से में ही अटक गया। उधर एमो के क्रिएटर ने उसे सावधान किया कि उनके आसपास एक नौकर पहुंच गया था और इस बार उसके कोर जमीन के नीचे थे और देखते ही देखते पूरा महल गिरने लग गया। इसीलिए एमो ने तुरंत ही सबको बिल्डिंग से बाहर निकलने को बोला और सबको बचाने के लिए उसने भालू का रूप लेकर बिल्डिंग को पकड़ कर रखा। उधर गुगू ने भी किसी जमीन को पकड़कर अपनी जान बचा ली थी और जल्द ही कुछ लोगों ने एक लंबे कपड़े को फेंक कर उसे ऊपर खींच लिया। गुगू तुरंत ही समझ गया था कि यह हमला नौकर्स ने करवाया था, इसलिए वो तुरंत ही एमो की मदद करने के लिए अंदर गया, जहां उसने रिन के माता पिता को देखा और वो उन्हें छत गिरने से पहले ही बाहर निकाल लाया। जब गुगू वापस अंदर गया तो नौकर ने भी एक बहुत बड़े भालू का रूप ले लिया था और उसका पूरा शरीर एक पत्थर का बना हुआ था। गुगू ने उस पर आग से हमला करने की कोशिश करी पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर वो समझ गया था कि भालू के अंदर का हिस्सा सॉफ्ट होगा, इसलिए उन्हें बस बाहर के पत्थरों को तोड़ने की जरूरत थी। इसलिए उन दोनों ने साथ में नौकर पर चढ़कर सुराग ढूंढने की कोशिश करी और एमो ने कई सारे भालों की मदद से सुराग बना भी दिया। जिसके बाद गुगू उस सुराग में आग लगाकर एक बार के लिए कोर को बाहर तो ले आया, पर एमो के पकड़ने से पहले ही वो फिर से अंदर चला गया। अभी गुगू और एमो अपनी छोटी सी कामयाबी के लिए थोड़ा सा खुश हो ही रहे थे कि तभी नौकर ने एक ही झटके में एमो को मसल कर रख दिया और उस नौकर के पास एक खास शक्ति थी जिससे वो एमो की शक्तियों को एब्जॉर्ब कर सकता था। इसके बाद उसने गुगू पर भी हमला किया और ऐन वक्त पर रिन ने बीच में आकर गुगू को धक्का देकर बचा लिया। पर चीजें तब बिगड़ गई जब पूरी इमारत उन दोनों के ऊपर गिर गई। उधर एमो को एक अजीब सा दर्द हो रहा था। उसे पता था कि दर्द की वजह कुछ और थी। असल में गुगू ने रिन को बचाने के लिए उसके ऊपर एक शील्ड बना ली थी और सारे मलबे का बोझ उसके शरीर पर आ रहा था, जिस वजह से उसके शरीर से खून टपक रहा था जो रिन के चेहरे पर गिर रहा था। ये दोनों के लिए बहुत ही भावुक पल था और इसी बीच गुगू ने रिन को वादा किया कि वो लोग यहाँ से निकलने के बाद पक्का फूल तोड़ने के लिए जाएंगे। पर यह बात बिल्कुल साफ थी कि उन दोनों में से सिर्फ एक ही बचने वाला था, इसलिए रिन ने गुगू को पहली और शायद आखिरी बार किस किया। उधर एमो को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और कुछ ही मिनटों बाद एमो ने गुगू का रूप ले लिया, जिसका मतलब था कि अब गुगू की मौत हो गई थी और इस वजह से एमो बहुत ही ज्यादा भावुक हो चुका था। तभी नौकर ने एक बार फिर से उसके ऊपर हमला किया, जिस वजह से वो पानी में गिर गया और एमो के पीछे पीछे नौकर ने भी पानी में छलांग लगा दी, जिस वजह से उसके पत्थर अलग अलग हो गए और कोर बाहर आ गया। बचने के लिए नौकर ने कोर को पानी के अंदर चलाना शुरू कर दिया। उधर एमो के क्रिएटर ने उसे बताया कि नौकर वेस्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था और एमो को उसका पीछा करके जल्द ही उसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कोर के अंदर उसके सबकॉन्शियस का एक हिस्सा था। पर एमो ने इस चीज पर ध्यान न देते हुए गुगू के पास का फैसला किया। ऊपर पहुंचकर एमो ने देखा कि रिन के परिवार वालों ने उसे बाहर निकाल लिया था और फिलहाल वो बेहोश थी। साथ ही गुगू की बॉडी को भी बाहर निकाल लिया गया था। शिन भी अपने भाई की बॉडी को लेने के लिए पहुंच गया था। उधर गुगू की आत्मा अपने परिवार और दोस्तों से अलग हो रही थी, पर वो अभी भी एमो के सबकॉन्शियस में मौजूद था। इसके बाद एमो ने ब्रियोर और पैरोन को बताया कि वो अब उनके घर से चला जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नौकर्स फिर कभी उसकी वजह से उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाए। उधर रिन को होश आते ही वो तुरंत गुगू से मिलने के लिए भागी और रिन को घर की तरफ आते हुए देख एमो बहुत डर गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिन को गुगू की मौत के बारे में कैसे बताए। इसलिए उसने रिन के आने से पहले गुगू का रूप ले लिया। घर में घुसते ही गुगू को अपने सामने देखकर रिन खुशी के मारे पागल हो गई और उसने गुगू को गले लगा लिया। और जब उसने एमो के बारे में पूछा तो गुगू ने उसे बताया कि एमो की लड़ाई के दौरान मौत हो गई थी और वो उसे गुगू की कब्र पर ले गया। पर रिन को लग रहा था कि वो कब्र ईमो की थी और वो ईमो को याद करते हुए काफी रोई। पर वो हैरान तब हो गई जब गुगू ने उसे बताया कि वो शॉपिंग के लिए कहीं जा रही है। पर रिन गुगू के साथ फूल तोड़ना चाहती थी और इसीलिए उसने उसे शाम को मिलने को कहा, जिसके लिए गुगू एक बार में तैयार हो गया। उधर ब्रियोर और पैरोन ने गुगू को रास्ते के लिए खाना और कुछ पैसे दिए, जिन्हें लेने के बाद वो चुपचाप वहां से चला गया। उसी शाम रिन के पिता ने उसे घास के ऊपर लेटे हुए देखा और उसके पास जाने पर रिन ने उन्हें बताया कि वो अब किसी और से शादी नहीं करने वाली, क्योंकि वो पहले से ही किसी और के साथ प्यार में थी। और बाद में रिन ने बताया कि वो जानती है कि गुगू की हमले के दौरान मौत हो गई थी, पर वो इस बात से खुश थी कि अब गुगू एमो के साथ था। उधर एमो ने लगातार 4 दिन चलने के बाद अपने क्रिएटर से कुछ सवाल किए, जिनके जवाब में उसने बताया कि नौकर्स लगातार हमला उस पर करते रहेंगे जब तक वो एमो को हरा नहीं देते और गुगू का काम है धरती पर जानकारी इकट्ठी करना और नौकर्स का उसे रोकने का।
इसके बाद एमो ने क्रिएटर से पूछा कि एमो की बजाय वो खुद नोकर्स को क्यों नहीं हराते, जिसका जवाब देते हुए क्रिएटर ने बताया कि ये काम एमो का है और उसे ही उन्हें हराना पड़ेगा। तभी एमो को एक जानी पहचानी सी खुशबू आई, जिसका पीछा करने पर एमो ने देखा कि पायरोन उसका पीछा कर रही थी। असल में पायरोन किसी भी तरह से एमो की मदद करना चाहती थी और इसीलिए वो ब्रियोर के घर से ही उसका पीछा कर रही थी। पर एमो नहीं चाहता था कि गुगु के बाद अब पायरोन को कुछ हो और इसीलिए उसने पायरोन को वापस घर जाने को कहा। पर पायरोन किसी भी हाल में घर नहीं जाना चाहती थी और काफी देर बहस करने के बाद एमो भी इसके लिए तैयार हो गया। रास्ते में एमो लगातार पायरोन को इग्नोर करता रहा और दूसरी तरफ पायरोन लगातार एमो से बात करने की कोशिश करती रही और कुछ दिनों बाद वो एक शहर में पहुंच गए, जहां पहुंचते ही पायरोन ने खाना खाने के लिए इच्छा जाहिर की और डब्बे पर पहुंचते ही पायरोन ने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया, जिसे देखकर एक बार के लिए तो एमो भी हैरान हो गया और उसने पायरोन को जल्दी खाना खत्म करने को कहा, क्योंकि वो ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रुक सकते थे। पर पायरोन कुर्सी पर ऐसे बैठी थी मानो वो उससे चिपक गई हो, इसलिए एमो ने गांव से बाहर आकर इंतजार करने का फैसला किया और गांव के बाहर पहुंचकर उसने एक बार फिर क्रिएटर को बुलाकर नौकर्स के बारे में पूछा, जिसके जवाब में क्रिएटर ने बताया कि नौकर्स कुछ ही किलोमीटर दूर थे। अभी एमो और क्रिएटर आपस में बात ही कर रहे थे कि पायरोन भी वहां पहुंच गई, जो एमो को खुद से बात करता देख काफी हैरान हुई और इसी वजह से एमो को अपने क्रिएटर और नौकर्स के बारे में पायरोन को बताना पड़ा। अगले दिन रास्ते में पायरोन को एक फल दिखा जिसे वो खाना चाहती थी, इसलिए एमो ने पेड़ पर चढ़कर उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करी, पर वो उस पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रही थी। इसलिए पायरोन ने उसे मार्च का रूप लेने को कहा, क्योंकि मार्च पेड़ों पर सबसे ज्यादा जल्दी चढ़ सकती थी। पर एमो को मार्च के बारे में कुछ याद नहीं था। असल में नौकर्स एमो का कुछ हिस्सा ही नहीं बल्कि उस इंसान की सभी यादें भी ले गए थे। इसके बाद ही एमो ने ज्यादा ताकतवर बनने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने दोस्तों की यादों को भुलाना बिल्कुल नहीं चाहता था। उसी रात पायरोन ने एमो से उसकी आखिरी लड़ाई में इस्तेमाल करे गए प्लान के बारे में पूछा, जिस पर एमो ने जवाब दिया कि गुगु ने आग से उस पर हमला किया था, जिस वजह से वो पत्थर पानी में कूदने के बाद खुल गए। इसके जवाब में पायरोन ने बताया कि पत्थरों को गर्म करने के बाद उनको ठंडा होने पर वो कमजोर हो जाते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। इसके बाद पायरोन ने बताया कि उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहां एमो अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता था। एक जहाज था जो उन्हें सौर लाइन लेकर जा सकता था, जो असल में जानवरों का स्वर्ग था और ना ही वहां कोई एमो को परेशान करने वाला था। पर पोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्हें एक लड़की ने एक जहाज पर चढ़ने को कहा, जिसके लिए वो दोनों मान गए और जहाज पर चढ़ते ही पायरोन और एमो को अलग कर दिया गया। जिसके बाद उस जहाज के ऑफिसर ने उन्हें कैद करके बताया कि वो लोग जेनेडा आइलैंड जाने वाले थे, जहां उनकी जिंदगी का अंतिम चरण शुरू होगा। पर शिप के आइलैंड पर पहुंचते ही एमो अपने भेड़िए रूप में जेल से भागकर पायरोन को ढूंढने लग गया। असल में पायरोन को काफी ऊंचाई पर कैद किया गया था और अब एमो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर इस बीच वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया और ऐसे होते हुए उस लड़की ने भी देख लिया जो एमो और पायरोन को जहाज पर लेकर गई थी। उसने एमो को बताया कि असल में काफी ज्यादा खूंखार कैदियों को सबसे ज्यादा सुरक्षित जेलों में रखा जाता था और ये पुराना आइलैंड भी एक तरह का जेल ही था। एमो उस लड़की से काफी ज्यादा गुस्सा था, पर वो जानती थी कि उन सबके साथ क्या होने वाला था, इसलिए उसने एमो से सुलह का हाथ बढ़ाते हुए उसे बताया कि उस आइलैंड पर एक लड़ाई की प्रतियोगिता भी होती है, जिसके जीतने वाले को उस आइलैंड का राजा बना दिया जाएगा और वो किसी भी कैदी को आजाद कर सकता है। एमो पायरोन को आजाद करने के लिए इसमें भाग लेने के लिए तुरंत तैयार हो गया, जिसके बाद वो लड़की एमो को प्रतियोगिता में नाम लिखवाने के लिए ले गई। पर वहां एमो को उस लड़ाई का कोई भी रूल अच्छे से समझ नहीं आया। ग्राउंड में पहुंचकर होस्ट ने सभी को बताया कि ये प्रतियोगिता अलग अलग स्टेजेस में कराई जाएगी और इसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे और इन्हीं ग्रुप में से आखिरी बचे हुए इंसान को ही अगली स्टेज में जाने का मौका मिलेगा। एमो के ग्रुप की बारी आने पर सभी ने एक दूसरे को पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया, पर एमो थोड़ी ही दूरी पर चुपचाप खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में उसे करना क्या चाहिए। और थोड़ी ही देर बाद उनमें से एक इकलौता आदमी बचा हुआ था और उसे लग रहा था कि वो ये प्रतियोगिता जीत चुका है, पर तभी उसे एक झटका मिला, वो भी एमो को देखकर, और इसीलिए उसने एमो की तरफ अपनी कुल्हाड़ी फेंकी जो सीधा एमो के सर पर लगी। इसे एमो को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जिसके बाद उस आदमी ने एमो के शरीर में कई सारी तलवारें मारी, पर एमो ने उस पर एक भी बार हमला नहीं किया, बल्कि एमो चुपचाप उस आदमी की सारी शक्तियां खींच रहा था और थोड़ी ही देर बाद वो आदमी जमीन पर गिर गया और एमो इस प्रतियोगिता का विजेता बन गया। एमो की शक्तियां देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे और मैच के बाद उसी जहाज वाली लड़की ने एमो के पास आकर अपना नाम तिनारी बताया। उसके पास एक उल्लू भी था जिसका नाम था लिगार्ड। साथ ही उसने एमो को अपने सभी दोस्तों से भी मिलवाया। वो सभी एमो की शक्तियों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और उनके मुताबिक एमो ही यह प्रतियोगिता जीतने वाला था। इसके बाद एमो ने देखा कि सभी कैदी उस आइलैंड पर एक सामान्य सी जिंदगी जी रहे थे और इसीलिए एमो को समझ नहीं आ रहा था कि पायरोन को आखिर हाई सिक्योरिटी जेल में क्यों रखा गया था। जिस पर तिनारी ने उसे बताया कि असल में पायरोन को एक बहुत ही खूंखार कैदी माना जाता है, क्योंकि उसने योनामा शहर के 10 लोगों को जहर देकर जान से मार दिया था। पर तिनारी ये देखकर हैरान थी कि पायरोन एमो की जिंदगी में इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। वो उसे छुड़ाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाने को तैयार क्यों है। इसके बाद तिनारी ने बताया कि एक अनजान आदमी ने उसे एमो को शिप पर बैठाने के लिए बोला था, पर अब उसे उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनते ही एमो को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चला गया, क्योंकि उसे तिनारी और उसके साथियों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना था। उसी रात एमो ने अपने क्रिएटर को अपने हालात के बारे में बताया कि वो प्रतियोगिता में लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। जिस पर क्रिएटर ने उसे समझाया कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी लोग पहले से ही अपनी मौत का फैसला कर चुके थे और इसीलिए लड़ाई में उनकी जान लेना कोई पाप नहीं था। उसी रात एमो के सोने के बाद एक अनजान आदमी ने चुपचाप आकर एमो के गालों को अपनी जीभ से चाटा और वो वहां से चला गया।
अगले दिन तिनारी को ये खबर मिली कि एक आदमी प्रतियोगिता में सभी को आसानी से मार रहा था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने पिछली रात एमो के गालों को चाटा था। उधर एमो पैरोन को जेल से निकालने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहा था और इसी बीच उसने गलती से एक चूहे को मार दिया और जिसके बाद अब वो चूहे का रूप भी ले सकता था और आसानी से किसी भी जगह पर जा सकता था। इसके बाद एमो अपने अगले मुकाबले के लिए मैदान में पहुंचा, पर वो अपने दुश्मन पर हमला नहीं करना चाहता था और वहीं दूसरी तरफ उसका दुश्मन अपने पूरे जोर शोर से एमो पर हमला करने के लिए लगा हुआ था। इसलिए एमो ने भेड़िया और गुगू बनकर उसे डराने की कोशिश करी, पर उसका कोई फायदा नहीं था और अब वो भालू नहीं बन सकता था क्योंकि वो शक्ति फिलहाल नोकर्स के पास थी। पर तभी उसे पैरोना की याद आई और उसने पैरोना का रूप ले लिया, जिसका मतलब था कि पैरोना की मौत हो गई थी और एमो ने पैरोना का रूप लेकर बड़ी ही आसानी से अपने दुश्मन को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए हरा दिया। मैच के बाद तिनारी एक बार फिर एमो के पास माफी मांगने के लिए आई, पर एमो उसे अनदेखा करके वहां से जाने लगा। जिसके बाद तिनारी ने उससे फिर से माफी मांगी और पार्टी के लिए भी इनवाइट किया। साथ ही उसने पैरोन को ढूंढने में उसकी मदद करने का भी वादा किया, जिसके बाद एमो ने उसे माफ कर दिया। उसी रात एमो एक चूहे का रूप लेकर पायरोन की जेल तक पहुंचा, जहां उसने पायरोन को पैरोना की मौत के बारे में बताया और उसे जल्द ही आजाद करवाने का वादा भी किया। पायरोन अब एमो के लिए एक परिवार बन गई थी और वो बिना उसकी मदद के उस आइलैंड से नहीं निकल सकता था। अगले दिन एमो अपने अगले मैच के लिए पहुंचा और इस बार उसका मुकाबला नैंडो नाम के एक आदमी से था और मैच के दौरान एमो ने बड़ी आसानी से नैंडो को हराना शुरू कर दिया और इसीलिए उसने नैंडो को सरेंडर करने के लिए भी कहा, क्योंकि वो उसे जान से नहीं मारना चाहता था। पर सभी दर्शक एमो से नैंडो को खत्म करने को कह रहे थे और तभी काफी सारे तीरों ने नैंडो पर हमला कर दिया, पर एमो ने बीच में आकर उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नैंडो ये देखकर हैरान था कि एमो ने उसकी जान बचाई थी, पर तभी एक तीर पीछे से आकर नैंडो की कमर पर लगा और वो नीचे गिर गया। ये देखकर एमो को बहुत बुरा लगा और उसे ये मैच जीतने की कोई खास खुशी नहीं थी। पर मैच के बाद जब उसने देखा कि नैंडो अभी भी जिंदा था तो उसे बहुत अच्छा लगा। पास जाकर बात करने पर नैंडो ने सबसे पहले एमो को धन्यवाद किया और साथ ही उसने बताया कि वो अपने भाई की वजह से इस आइलैंड पर आया था, जिस पर एमो ने वादा किया कि वो चीफ बनने के बाद उसको और उसके भाई को पक्का आजाद कर देगा। तभी कुछ लोगों ने वहां आकर एमो पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि एमो ने अभी तक एक भी आदमी को जान से नहीं मारा था और वो ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा था, जिस पर एमो ने उनसे माफी मांगने की कोशिश भी की, पर सामने खड़ा आदमी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। इसी बीच धरती जोर से हिलने लग गई क्योंकि अब नौकर्स ने एमो पर फिर से हमला कर दिया था और उस वक्त एमो गुगू के रूप में था। उसने तुरंत ही सभी लोगों को अपनी जान बचाकर वहां से भागने को कहा और एमो ने भेड़िए का रूप लेकर नौकर को अपने पीछे लगा लिया और तुरंत ही चूहे का रूप लेकर उसके अंदर घुस गया और कोर को काटना शुरू कर दिया। पर इससे पहले एमो ज्यादा कुछ कर पाता, नौकर ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। तब तक तिनारी और उसके दोस्त भी एमो की मदद के लिए पहुंच गए और उन सभी ने नौकर के हाथों को बंद कर उसके ऊपर तीर मारना शुरू कर दिया और उधर तीर खत्म होने पर एमो उन्हें और तीर देता है। ऐसा लगातार करते रहने पर उन्होंने एक सुराग ढूंढ लिया, जिसके बाद वो सभी उस पर लगातार निशाना लगाते रहे, जिस वजह से नौकर एक धमाके में फट गया और एमो ने कोर को ढूंढकर उसे तबाह कर दिया, जिसके बाद उसके सभी रूप उसके पास वापिस आ गए। इस सब के बाद एमो को एहसास हुआ कि वो अकेले नौकर को हरा नहीं पाया और उसे तिनारी और उसके दोस्तों की मदद की जरूरत पड़ी, इसलिए उसने सबसे पहले उन सबका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया। उसी रात एमो तिनारी और उसके दोस्तों के साथ पार्टी में गया, जहां उन सब ने बहुत सारी बातें करी और एमो ने उनके लिए अपनी शक्ति से खाना भी तैयार किया, जिसे खाते ही वो सभी बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद एमो को एहसास हुआ कि उसने गलती से उन्हें वो खाना दे दिया था जो एक बार हेज ने उन्हें खिलाया था, इसलिए वो अपनी बेवकूफी के लिए काफी शर्मिंदा था। पर तभी उसकी नजर तिनारी की डायरी पर पड़ी और उसने उसे खोलकर पढ़ने का फैसला किया, जिसमें तिनारी की खुशी के बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि आज एमो उसके साथ पार्टी करने के लिए आ रहा था। इसके बाद एमो चुपचाप वहां से जा ही रहा था कि तभी तिनारी की आंख खुली और उसने एमो से एक बार फिर से माफी मांगी और एमो के जाने के बाद वो फिर से अपनी किताब में कुछ लिखने लग गए। इसके बाद हमें तिनारी की कहानी दिखाई गई कि उसे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था और वो एक राइटर बनना चाहती थी। पर एक दिन उसने देखा कि उसकी माता जमीन पर एक लाश की तरह पड़ी हुई थी और उसके पिता पर खून का आरोप लगाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें इसी आइलैंड पर लाया जाना था। और तिनारी इतनी छोटी थी कि उसके पास अपने पिता के साथ आने के सिवाय कोई और चारा ही नहीं था। पर आइलैंड पर आकर उसके पिता ने उसे बताया कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले थे और उनका प्लान था कि ये प्रतियोगिता जीतकर वो और तिनारी ये आइलैंड छोड़कर वापस चले जाएंगे। तिनारी जानती थी कि उसके पिता की जान खतरे में थी, पर उसके पिता का मानना था कि वो आसानी से जीत सकते हैं और इसीलिए उन्होंने तिनारी को मैच के बाद पोर्ट पर मिलने को कहा। मैच के दौरान उसके पिता बड़ी आसानी से सभी को मार रहे थे, पर तिनारी ये देखकर हैरान थी कि उसके पिता इतने खूंखार थे, इसलिए वो उठकर वहां से चली गई। मैच के बाद तिनारी को पता चला कि उसके पिता ये मैच जीत चुके थे और इसीलिए वो पोर्ट पर पहुंच गई, जहां उसके पिता ने उसके लिए एक डायरी रखी थी और साथ ही छोटे से कागज पर लिखा था कि वो चाहते थे कि तिनारी अपनी जिंदगी के सभी लम्हे इस डायरी में लिखे। तभी उसके पिता भी अपनी आखिरी सांस लेते हुए वहां पहुंच गए, क्योंकि कुछ लोग जो उन्हें पसंद नहीं करते थे उन्होंने उन्हें जहर दे दिया था। ये सब देखकर तिनारी अपनी डायरी लेकर वहां से चली गई और अपनी जिंदगी के हर पल को डायरी में लिखने लग गई। वो अपने सभी दोस्तों को 9 साल की उम्र में मिली थी, तब से ही वो सभी वहां से भागने का तरीका ढूंढ रहे थे और 13 साल की उम्र में वो इंपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बन गई और 14 साल की उम्र में वो एमो से मिली। तभी एक अनजान आदमी ने आकर उसे बताया कि उसे एमो और पायरोन को आइलैंड में ले जाना चाहिए, क्योंकि एमो वो प्रतियोगिता पक्का जीत जाएगा और चीफ बनकर तिनारी और उसके दोस्तों को वहां से निकालने में मदद करेगा। इसीलिए
तिनारी एमो को आइलैंड में लेकर आई थी। उधर एमो अब मार्च का रूप ले सकता था, इसलिए अब पायरोन तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद वो इसी का फायदा उठाकर पायरोन से मिलने गया और उसे यकीन दिलाया कि वो अगले दिन होने वाले फाइनल्स को जीतकर उसे पक्का आजाद कर देगा। अगले दिन ग्राउंड में पहुंचकर एमो ने देखा कि उसका सामना किसी और से नहीं बल्कि हेज से होने वाला था और उसी ने उस रात एमो के गाल को चाटा था। साथ ही उसने बताया कि वो बहुत समय से इस वक्त का इंतजार कर रही थी और उसी ने पैरोना को भी मारा था। ये सुनकर एमो गुस्से से भर गया और उसने हेज पर हमला कर दिया, जिससे वो बड़ी आसानी से बच गई। एमो ने भालू का रूप लेकर भी उस पर हमला किया, पर उसका भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि हेज हर बार उससे 2 कदम आगे रहती और साथ ही वो एमो को बार बार उकसा भी रही थी ताकि एमो को और ज्यादा गुस्सा आए। और इसी बीच मौका मिलते ही हेज ने एमो के गले पर एक सुई से वार किया, जिसके बाद एमो तुरंत ही बेहोश हो गया और हेज को इस मैच का विजेता घोषित कर दिया गया। जीतने के बाद हेज ने सभी को एक भाषण दिया जिस पर उसने बताया कि वो एमो पर काफी लंबे समय से नजर रख रही थी और उसी ने एमो को सबसे पहले देखा था और अब वो चाहती थी कि आइलैंड के सभी लोग उसका साथ दे क्योंकि वो एमो को लेकर एक ऐसी फौज तैयार करना चाहती थी जिसे कोई ना हरा सके। उसे आइलैंड पर राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे बस एमो से फर्क पड़ता था, इसलिए उसने अपनी जगह तिनारी को आइलैंड का नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये सुनते ही वहां बैठे काफी लोग तिनारी और उसके दोस्तों पर हमला करने की योजना बनाने लग गए और इसी से बचने के लिए तिनारी और उसके दोस्त चुपचाप वहां से निकल गए। इसके बाद हेज भी एमो को लेकर क्वार्टर्स में चली गई जहां उसने एमो के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। एमो ये सब कुछ महसूस तो कर पा रहा था पर वो फिलहाल अपने होश में नहीं था। उधर तिनारी और उसके दोस्त एमो को बचाने के लिए कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। तभी हेज ने उन्हें आकर बताया कि उसने एमो को पहले ही अंडरग्राउंड चैम्बर में भेज दिया था। उसी वक्त उस आइलैंड के इकलौते शिप के कैप्टन जिसका नाम स्काई फिश था वो भी वहां पहुंच गया और उसने तिनारी को सरेंडर करने को कहा, जिस पर तिनारी ने जवाब दिया कि एमो अपनी शक्तियों से ऐसे कई सारे शिप्स तैयार कर सकता है। तभी हेज ने तिनारी को आखिरी चेतावनी देते हुए 10 सेकंड का समय दिया, जिसके बाद तिनारी और उसके सभी दोस्तों को मरने के आदेश थे। 10 सेकंड बाद हेज तिनारी और उसके दोस्तों पर हमला करने ही वाली थी कि तभी एमो ने पीछे से आकर हेज के गले पर तलवार रख दी और उसने बताया कि वो अंडरग्राउंड चैम्बर भेजे जाने से कुछ मिनट पहले ही उठ गया था और वो सिपाहियों को धोखा देकर वहां से निकल गया और अब उसकी शर्त थी कि हेज तिनारी और उसके दोस्तों को सही सलामत आइलैंड से बाहर जाने देगी, जिसके बदले एमो खुद को हेज के हवाले करने वाला था, जिसके लिए हेज तुरंत मान गई। इसके बाद तिनारी को आइलैंड छोड़ के जाना था पर इससे पहले वो 700 लोगों को चुनने वाली थी जिन्हें वो अपने साथ आजाद करवाना चाहती थी। इसलिए तिनारी ने सभी बच्चों को आजाद करने का फैसला किया और साथ ही नैंडो और उसका भाई और पायरोन भी उसके साथ जाने वाले थे। कई लोग तिनारी के इस फैसले से खुश नहीं थे पर तिनारी का मानना था कि सभी छोटे बच्चों को जिंदगी में एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए। वाह दीदी वाह, कितने अच्छे विचार है आपके। शिप पर बैठने से पहले तिनारी और उसके सभी दोस्तों को बेहोश कर दिया गया और हेज ने वादा किया कि उन्हें इस हालत में यहाँ से निकाला जाएगा। साथ ही उसने एमो को भी एक सुई लगाकर बेहोश कर दिया। कुछ ही देर बाद तिनारी को होश आया, जो बहुत ही हैरान करने वाली बात थी क्योंकि उस दवाई का नशा काफी लंबे समय तक रहने वाला था। होश आते ही तिनारी एक लाइफ बोट के सहारे वापस आइलैंड के लिए निकल गई और जाते जाते उसने अपने बॉस और नैंडो को बच्चों का ध्यान रखने को कहा। उधर आइलैंड पर पहुंचकर तिनारी एमो को एक लेटर भेजने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसने देखा कि एमो उसके पीछे खड़ा था, जिस पर एमो ने बताया कि वो एक चूहे का रूप लेकर जेल से भाग गया था। असल में वो ये देखकर हैरान था कि तिनारी अपने भागने का इकलौता मौका छोड़कर उसे बचाने के लिए वापस आई थी। अब उन दोनों की वहां से निकलने की बारी थी और तूफान की वजह से उन्हें उस रात वहीं रुकना पड़ा। उस रात उन दोनों ने काफी बातें करी और सपने में तिनारी अपनी माँ से भी मिली। अगले दिन जैसे ही वो दोनों वहां से निकलने लगे तभी एमो के क्रिएटर ने उसे बताया कि न्योकर्स ने आइलैंड पर फिर से हमला कर दिया था। तिनारी एमो को रोकना चाहती थी पर वो जानती थी कि ये एमो की जिम्मेदारी थी। उधर हेज को भी एमो के भागने की जानकारी दे दी गई और साथ ही उसे आइलैंड पर चल रही मुसीबत के बारे में भी बताया गया, जहां नोकर्स ने इस आइलैंड में आधे से ज्यादा लोगों को ज़ोंबीज बना दिया था। एमो के पहुंचने पर आइलैंड में पहले से ही ज़ोंबीज के खिलाफ एक लड़ाई चल रही थी और अब एमो का साथ देने के लिए तिनारी और उसके सभी दोस्त भी वहां पहुंच गए थे। तभी तिनारी की एक दोस्त ऊपर जमीन पर गिरी और उसके गिरते ही नोकर्स ने उसे इन्फेक्ट कर दिया, जिसके बाद उसने एक भाले से अपने ही दोस्त मिया पर हमला कर दिया। ये सब देखकर तिनारी और एमो बहुत ज्यादा हिल गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी ही आंखों के सामने अपने 2 दोस्त खो दिए थे। मिया की सांसें अभी भी चल रही थी, इसलिए एमो उसे उठाकर ऐसी जगह लाया जहां नोकर्स नहीं आने वाले थे, पर अगले 3 मिनट में ही उनकी आंखों के सामने मिया ने दम तोड़ दिया। थोड़ी ही देर बाद नोकर्स ने उस जगह पर भी हमला कर दिया, जिसमें तिनारी तो बचकर निकल गई पर उसके दोस्त उरोय ने उधर ही रुकने का फैसला किया और साथ ही उसने एमो को एक चूहे का रूप लेने को कहा ताकि वो उसे हवा में फेंक सके और लिन गार्ड उसे पकड़कर दूसरी जगह ले जा सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, पर एमो के वहां से जाते ही एक नौकर ने उरोय पर भी हमला कर दिया। उधर एक नौकर ने हेज पर भी हमला करने की कोशिश करी पर हेज ने ऐन वक्त पर खुद को बचा लिया। तभी उसकी नजर तिनारी पर पड़ी, जिसे देखते ही उसने उसे मारने के लिए अपना हथियार निकाल लिया, पर उसी वक्त एमो ने पीछे से भालू के रूप में आकर उस पर हमला कर दिया। एमो चाहती
चाहता तो वो उसे वही मार सकता था, पर उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद एमो ने गुगू का रूप लेकर सभी नोकर्स पर आग छोड़कर सभी को हरा दिया, पर अभी भी 3 ज़ॉम्बीज बचे हुए थे और जो थे उन्हीं के दोस्त। एमो उन्हें मारना नहीं चाहता था कि तभी हेज एक बार फिर से वहां पहुंच गई और उसने एमो से अपनी शर्तें मनवाने के लिए तिनारी को आग में फेंकने की धमकी दी। पर इस बार तिनारी ने खुद का बलिदान देते हुए अपने साथ साथ हेज को भी आग में खींच लिया, लेकिन ऐन वक्त पर एमो ने उन दोनों को ही बचा लिया और तुरंत ही हेज को बांध दिया। अब बारी थी अपने ही दोस्तों की जान लेने की और इस काम को खत्म करने के बाद उन सभी के शरीर को दफनाया जाना था। आइलैंड के कुछ बुजुर्ग ये देखकर हैरान थे कि तिनारी अभी भी वहां मौजूद थी, जिस पर तिनारी ने उन्हें बताया कि वो और उसके दोस्त आइलैंड पर फंसे लोगों की मदद के लिए वापस आए थे, जिसे सुनते ही वो सभी रोने लग गए। तिनारी ने आइलैंड के चीफ होने के नाते लड़ाई प्रतियोगिता को बंद करवा दिया और वहीं रुककर आइलैंड के सुधार के लिए काम करने का फैसला किया। साथ ही एमो ने आइलैंड को जल्द से जल्द छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे डर था कि उसके वहां होने की वजह से नोकर्स फिर से हमला कर सकते थे। उधर तिनारी ने एमो के साथ के लिए लिंक गार्ड को भी भेजा ताकि वो सही समय पर एमो तक पहुंचने में उसकी मदद कर सके। हेज अभी भी नशे में थी, इसलिए एमो ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। समुद्र के बीच में हेज को होश आया और उसने बताया कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसे एमो से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। पहला नशा पहला खुमार, कहानी में ट्विस्ट। और इसीलिए उसने एमो के सभी करीबियों को खत्म कर दिया था ताकि कोई भी एमो को उससे दूर न ले जा सके। ये सुनते ही एमो को बहुत गुस्सा आया और उसने एक और बोट बनाकर हेज को उसी में बांधकर छोड़ दिया। पर एमो के वहां से जाते ही एक नौकर ने हेज पर हमला कर दिया। इसके बाद एमो उस जगह पर पहुंचा जहां पायरोन ने उसका इंतजार करने का वादा किया था और उसने पायरोन को एक होटल में खाना खाते हुए ढूंढ लिया, पर वो उसे बिना परेशान करे वहां से चला गया और रात को वो उसके कमरे में जाकर उसका मनपसंद फल रखाया। अगले दिन एमो वहां से निकलने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि उसने पायरोन के लिए चिट्ठी छोड़ी ही नहीं थी, इसलिए उसने एक कागज पर चिट्ठी लिखी और उसके कमरे में उसे रखने के लिए वापस गया। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि शायद पायरोन को ठंड की वजह से एक कोट की जरूरत भी पड़ सकती थी, इसलिए वो मार्केट से एक कोट खरीद कर उसे देने के लिए गया, पर इस बार उसे पायरोन नहीं मिली, जिसके बाद वो उसकी खुशबू की मदद से उसे ढूंढने लग गया। तभी उसकी नजर पड़ी कि एक आदमी पायरोन को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि एमो कुछ कर पाता, पायरोन ने ही उस आदमी को पीट दिया। एमो पायरोन को अकेला नहीं छोड़ पा रहा था, इसलिए वो चुपचाप उस पर नजर रखता था। तभी उसके क्रिएटर ने उसे बताया कि पायरोन की उम्र काफी होने की वजह से वो कभी भी मर सकती थी। ये सुनते ही एमो को बहुत गुस्सा आया। उसी रात एमो पायरोन के पास कोट रखकर जा ही रहा था कि पायरोन ने उसे पकड़ लिया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने जंगल में एक साथ घूमना शुरू कर दिया और जब भी उन्हें नोकर्स की खबर मिलती तो वो लोग उल्टी दिशा में भागने लग जाते। पर समय के साथ साथ पायरोन का शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था और एक दिन वो नीचे गिर गई, जिसके बाद एमो उसे हर जगह अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता। एक दिन पायरोन ने एमो को जंगल से कुछ लाने के लिए भेजा और उसके जाते ही पायरोन ने एमो के क्रिएटर से बात करी, क्योंकि वो जानती थी कि क्रिएटर हर वक्त उन पर नजर रखते थे और इसलिए पायरोन ने क्रिएटर से मांगा कि उसकी जान निकाल ली जाए, पर अगले जन्म में उसे कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो एमो के काम आ सके। क्रिएटर ने तुरंत ही उसकी बात मान ली और उसकी जान निकाल दी। मरते ही पायरोन के सपने में वो फिर से एक सुंदर जवान लड़की बन गई। उधर वापस आने पर जब एमो ने देखा कि पायरोन मर चुकी थी तो उसे बहुत बुरा लगा और वो जोर जोर से रोने लग गया और काफी देर रोने के बाद उसने पायरोन का अंतिम संस्कार कर दिया और जिसके बाद वो फिर से अपने सफर पर निकल गया। कई सालों के बाद अब एमो एक लड़के से आदमी बन चुका था और वो ऐसे ही नोकर्स का सामना कर रहा था। ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।